नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस ब्रॉडकास्ट में और आज से हम आरंभ कर रहे हैं महाराष्ट्र स्पेशल। जी हाँ, अब महाराष्ट्र का चुनाव है, चुनाव तो झारखंड का भी है, लेकिन सारे लोग जो हैं वो महाराष्ट्र पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव ज़रा अधिक एक्साइटिंग है, बहुत बहुत बड़ा है, झारखंड के मुकाबले करीब लगभग 3 साढ़े 3 गुना बड़ा है। तो आज से हम ये बात करेंगे और आज का जो डिस्कशन है वो हम वरुण उपासनी से आरंभ कर रहे हैं। आगे और भी आपको विश्लेषकों के साथ में और वरुण के भी साथ में लगातार हम करते रहेंगे। तो स्वागत है आपका वरुण। जय श्री अब राम। आप बताएं कि महाराष्ट्र का जो अब माहौल है वो क्या है? क्योंकि बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। यहाँ पर राहुल गांधी ने बताते हैं कि साहब कि आपके अपने लोगों को डाँट भी दिया है कि तुमने पता नहीं क्या कर दिया है, कैसा कर दिया है। अभी तक तो यही स्पष्ट नहीं हुआ है कि भाई किसके कहाँ पर कौन लोग लड़ रहे हैं। तो ज़रा पहले तो दोनों पार्टियों की तरफ से ये तो हमें खुलासा करें कि किसका कहाँ से कौन लड़ रहा है। उसके बाद फिर आगे की बात हो। संजय जी, यहाँ पे जैसे कि 288 विधानसभाओं का चुनाव है, वहाँ पे अगर हम देखें तो बीजेपी या पहले महायुति अलग-अलग बातें कर लें। पहले एमवीए की बात कर लें क्योंकि एमवीए में ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। जैसा मैंने एक बार कहा था अभी कुछ दिनों पहले कि यहाँ 2 तरह का कन्फ्यूज़न है। एक महा कन्फ्यूज़न है, जो महा कन्फ्यूज़न एमवीए में है और एक प्लान्ड कन्फ्यूज़न है। प्लान्ड कन्फ्यूज़न महायुति में है। तो आप बताइए ज़रा महा कन्फ्यूज़न वर्सेस प्लान्ड कन्फ्यूज़न, आप सहमत हैं इससे? जी, महा कन्फ्यूजन एमवीए में है, वो बिल्कुल सही है। और उसमें हम अगर हम देखें तो उसका मेन रीज़न ये है कि क्योंकि शिवसेना जो है वो पिछले 25-30 सालों से इन पार्टियों के विरुद्ध लड़ती आई है। तो वहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा कन्फ्यूजन है कि जहाँ पे कांग्रेस भी क्लेम कर रही है वो सीट, एनसीपी भी क्लेम कर रही है, शिवसेना भी क्लेम कर रही है, तो उसके वजह से 15 कैंडिडेट ऐसे हैं करीब-करीब कि जिनको दोनों पार्टियों से एबी फॉर्म मिला है। और अगर हम स्टैट्स की बात करें, तो शिवसेना और एनसीपी मिलके उद्धव ठाकरे के विरुद्ध 8 जगहों पे लड़ रही है। और वही अगर शरद पवार के पार्टी का एकनाथ शिंदे के साथ अगर देखें, तो 8 ही सीटों पे शरद पवार की पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ लड़ रही है। तो वो समझ में ही नहीं आ रहा कि शरद पवार या कांग्रेस एकनाथ शिंदे के साथ लड़ रहे हैं या एकनाथ शिंदे के विरुद्ध लड़ रहे हैं। क्योंकि 8 सीटों पे उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी कांग्रेस और एनसीपी लड़ रही है। अगर हम दूसरी ओर देखें तो महायुति में थोड़े से रिबेल कैंडिडेट्स ज़्यादा है। करीबन 19 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जहाँ पे दोनों पार्टियों ने एबी फॉर्म दिए हैं। पर वो कहीं न कहीं ऑर्गेनाइज़्ड लग रहा है, क्योंकि अब जैसे अणुशक्ति नगर की सीट देखें या फिर शिवाजी नगर मानखुर्द की सीट देखें, तो वहाँ पे बीजेपी और शिवसेना तो एक ही कैंडिडेट को बैक कर रही है। तो मोस्टली उन्होंने जो कैंडिडेट उतारे हैं वो अजित पवार के अगेंस्ट उतारे हैं। और इसके अलावा अगर हम अपक्ष देखें तो अपक्ष में भी काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरे हैं, तो वो 4 तारीख के बाद ही हमें एक स्पष्ट चित्र नज़र आएगा कि कौन एक्चुअल में कितने सीट लड़ रहा है। तो एक जो मेन जो पूरे चुनाव का जो खाका है, वो ऐसा लगता है कि बीजेपी वर्सेस जो कांग्रेस है, वो 75 सीटों पर आमने-सामने है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जी। तो ये मुझे लगता है कि ये डिसाइड करेगा महाराष्ट्र चुनाव को। अब इनको देखें कि जिस प्रकार से जैसे आपने बोला कि अणु शक्ति नगर वाला मामला है, तो अणु शक्ति नगर पे आपके सना मलिक लड़ रही है। सना मलिक नवाब मलिक की बेटी है, उसको एनसीपी ने टिकट दिया। उसको एनसीपी के टिकट देने के बाद वहाँ से शिवसेना भी खड़ी हो गई। सामने हमारा जो है वो हमारी सुहरा जी का हस्बैंड खड़ा हुआ है, फहाद अहमद, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सुहरा से अधिक अच्छा एक्टर है। तो तो जैसे अणुशक्ति नगर का हो गया, इसी तरह से वो आपके शिवाजी शिवाजी नगर नगर मानखुर्द मानखुर्द। वाली जो सीट है, उसमें नवाब मलिक को लास्ट मोमेंट पे एनसीपी ने टिकट दिया, वहाँ से शिवसेना लड़ रही है। तो ये क्या है, ये प्लान्ड है सब? जी, लग तो वैसे ही रहा है कि प्लान्ड है, क्योंकि अगर मानखुर्द शिवाजी नगर से पहले स्टार्ट करते हैं, तो मानखुर्द ये सीट एक्चुअल में ट्रेडिशनल सीट रही है अबू आज़मी की।
और वो 2009 से वहाँ से चुन के आ रहे हैं, 2009 गए, 2014, 2019 तीनों बार वो वहाँ से जीत के आए हैं और उनका वोट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा खासा रहा है। तो पिछली बार वो कुछ 26,000 वोटों से जीत के आए थे। उनको कुछ 69,000 वोट्स थे और शिवसेना के जो कैंडिडेट थे, वहाँ पे उनको कुछ 45,000 वोट्स के आस-पास मिले थे। तो नवाब मलिक एक्चुअली वहाँ पे लड़ने का कोई कारण नहीं था। पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के मुंबई यूनिट या फिर टॉप लीडरशिप ने ही ये अजीत पवार को कहीं न कहीं कहा होगा कि नवाब मलिक को वहाँ से उतारा जाए। क्योंकि जो मुस्लिम वोट है वो वहाँ पे डेमोग्राफी वाइज़ देखें तो 53% वहाँ पे मुस्लिम वोटिंग है। तो वो अगर एकजुट अगर अबू आज़मी को चला जाता है तो वहाँ पे शिवसेना के कैंडिडेट को कोई चांस नहीं रहता। वही अगर नवाब मलिक वहाँ से लड़े, बीजेपी उनको कंटिन्यू टारगेट कर रही है, शिवसेना उनको टारगेट कर रही है। उन बताया जा रहा है कि उनके जो सैफुल इस्लाम माने जाते हैं, दाऊद इब्राहिम, उनके साथ उनके संबंध रहे हैं। तो नवाब मलिक भी अपने इस पे ठाम है। उनको बीच में कहा गया था कि समाजवादी पार्टी कह रही थी कि ये वोट काटने आए हैं, तो उन्होंने 15,000 की रैली वहाँ पे निकाली, 15,000 लोगों की और कहा कि, "ये कहीं से भी तुम्हें लग रहा है कि ये वोट काटने आए हैं, हम तो जीतने आए हैं यहाँ पे।" तो हुँ। मुस्लिम्स को भी एक कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस दिलाया जा रहा है कि नवाब मलिक यहाँ से सीट जीत सकते हैं। तो मुस्लिम वोट वहाँ पे पोलराइज़ होगा नवाब मलिक के भी पीछे। तो अगर 40-50% अगर नवाब मलिक वो वोट बैंक ले जाए और वहाँ पे एमआईएम का भी कैंडिडेट है, वो को स्प्लिट कर दे, तो अबू आज़मी का वोट शेयर काफ़ी ड्रॉप हो जाएगा। और शिवसेना का जो एक फिक्स्ड वोट है 45,000 उसमें अगर 2-4 हज़ार, 5 हज़ार और जुड़ जाए, तो कहीं न कहीं शिवसेना का कैंडिडेट अच्छे खासे मार्जिन से वहाँ से जीत सकता है। तो ये तो वो मानखुर्द वाली सीट का ऐसा लग रहा है। दूसरा हुँ। अगर हम अनुशक्ति नगर का देखें तो वहाँ पे सना मलिक को उतारा गया है। हालाँकि उनके खिलाफ बीजेपी हो या शिवसेना हो, वो डायरेक्ट उनके ऑपोज़िशन में प्रचार नहीं कर रही है। वो कह रही है कि जो नवाब मलिक के पाप है, वो हम उनके बेटी पे नहीं करेंगे, उनके बेटी पे उनका क्लेम नहीं करेंगे, पर हम उनके खिलाफ कैंडिडेट तो उतार रहे हैं। तो शिवसेना का वहाँ पे कैंडिडेट है और स्वरा भास्कर के पति द अम्ब्रेला मैन भी वहाँ से उतरे हैं। तो उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से शिफ्ट करके शरद पवार की पार्टी में वो आ गए। अब अनुशक्ति नगर का अगर हम देखें तो नवाब मलिक वहाँ के कुछ ऐसे इतने भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है कि वो वन साइड जीत के आए। जैसे अगर हम एकनाथ शिंदे की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें जहाँ से वो 90,000 वोटों से जीतते हैं या फिर अजित पवार की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें जो जहाँ से वो 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख के मार्जिन से जीत के आते हैं। तो नवाब मलिक का ऐसा कोई वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। वो जीतते भी हैं तो 8-10 हज़ार 12,000 वोटों से वहाँ से जीत के आते हैं। और यहाँ तो उनकी बेटी है तो उसमें एनीवेज़ थोड़ा बहुत ड्रॉप तो आएगा ही। उसके साथ अगर जो मुस्लिम कैंडिडेट है दूसरा वो कुछ वोट शेयर ले जाए, उसके पास शरद पवार का सिंबल भी है, तो अगर जो एंटी बीजेपी वोट है, वो अगर उसके साथ चला जाए तो फिर से यहाँ पे भी मुस्लिम वोटों में स्प्लिट दिखाई देगा और शिवसेना का कैंडिडेट यहाँ से भी जीत के आ सकता है। तो ये मुझे लग रहा है कि जो कन्फ्यूजन है महायुति में वो कहीं न कहीं ऑर्गनाइज़ लग रहा है, कि जिससे बीजेपी और शिवसेना को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है उसमें। जी। अच्छा ये बताएँ ये क्या कैलकुलेशन है कि मुंबई में मैं देख रहा हूँ, मुंबई सबर्बन मिला के कुल 36 सीटें होती हैं, 36 में से 18 सीटें जो हैं वो बीजेपी लड़ रही है और बाकी पर शिवसेना और शिवड़ी की सीट जो है उन्होंने खाली छोड़ रखी है। जी। तो ये क्या कैलकुलेशन है? नॉर्मली हम देखते हैं कि भई शिवसेना जो है वो मुंबई में ज़्यादा क्लेम किया करती थी। पिछली बार भी जब ये साथ-साथ लड़े थे तब भी शिवसेना को 1 सीट ज़्यादा दी गई थी भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी 17 लड़ी थी, शिवसेना 19 लड़ी थी। तो ये दिखाता है क्या कि सही ये जो है हमारे एकनाथ शिंदे ये ही इज़ द लेसर शिवसेना। लेसर शिवसेना तो नहीं कह सकते पर विनेबिलिटी फैक्टर पे वो सीट डिसाइड हुए हैं। क्योंकि अगर हम डेमोग्राफी भी देखें तो पिछले 10-15 साल में मुंबई की डेमोग्राफी भी काफ़ी चेंज हुई है। तो जो नॉर्दर्न बेल्ट है, गुजरात से आने वाले मारवाड़ी है, बाकी भी है, तो इनका पॉपुलेशन मुंबई में बढ़ा है जो ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ आता है। बीजेपी अगर हम देखें तो पिछली बार भी उन्होंने 17 सीटें लड़ी थी। इस बार वो 1 सीट ज़्यादा लड़ रही है। पर अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी का हम देखें तो उनको वहाँ पे उतारा गया है जहाँ पे मराठी वोट बेस स्ट्रॉन्ग है। और उद्धव ठाकरे 19 सीटें तो लड़ते हैं पर उनका ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो 13-14 सीट के ऊपर वो जीत के नहीं आते। तो शिंदे सेना को कहीं न कहीं बीजेपी ऐसा ट्राई कर रही है कि कम सीटें लड़े, पर जो इम्पैक्टफुल सीटें हैं वहाँ पे वो अपना करिश्मा दिखाएँगे। तो अगर हम देखें तो बीजेपी का 2014 या 2019 में उन्होंने 17-18 सीटें लड़ी थी जिसमें से वो 15 सीटें जीत के आए थे।
14 में उन्होंने पूरे 36 लड़ी थी, पर उसमें से 15 जीते थे वोट स्प्लिट होने के कारण। 19 में उन्होंने 17 ही लड़ी, पर 15 सीटें वो जीत के आए। तो ये अगर हम सीटें देखें तो वहाँ पे थोड़ा-सा अर्बन पॉपुलेशन, नॉर्दर्न पॉपुलेशन ये थोड़ा ज़्यादा था, जो ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ होता है। तो इस बार भी मुझे लगता है कि बीजेपी अपना मुंबई का बेस्टियन तो मेंटेन रखेगी। शिवसेना क्योंकि स्प्लिट के बाद जो मुंबई में 14 एमएलएज़ थे, उसमें से 8 उद्धव ठाकरे के पास चले गए और 6 या एकनाथ शिंदे के पास है। तो अगर हम वैसे देखें तो मेजॉरिटी मुंबई में जो एमएलएज़ है वो उद्धव ठाकरे के पास है। इसके कारण भी शायद मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को कम सीटें मिली हैं, क्योंकि स्टैंडिंग एमएलएज़ उनके पास सिर्फ 6 हैं मुंबई में। तो वो एक फैक्टर हो सकता है यहाँ पे। और ये शिवड़ी की सीट का क्या चक्कर है? शिवड़ी की सीट उन्होंने बाळा नांदगांवकर जो एमएनएस के नेता है और राज ठाकरे के राइट हैंड माने जाते हैं, काफ़ी लॉयलिस्ट है। उनके साथ ही मनसे में आए थे, शुरुआत से ही रहे हैं मनसे में। तो उनके लिए वो सीट छोड़ी गई है। पहले ऐसा प्लान चल रहा था महायुति का कि कुछ 2-3 सीटें जो है वो राज ठाकरे के लिए छोड़ी जाएँगी। पर अभी तक तो यही दिख रहा है कि उन्होंने सिर्फ़ 1 सीट जो है शिवड़ी की, वो छोड़ी है। ओके। और एनसीपी को तो अगर ये 2 सीटें देख लें तो ये दोनों में भी डाउट है। तो एक तरह से केवल इनको एक ही सीट दी गई है वांद्रे ईस्ट की, उसपे भी इन्होंने ज़ीशान सिद्दीकी को लड़ा दिया है। और ज़ीशान बाकी जो 2 सिद्दीकी सीटें और डाली हैं, उन पे दोनों पे एनसीपी भी लड़ रही है, ये भी लड़ रहे हैं। एनसीपी को ऐसी सीट दी गई है कि जहाँ पे वो शिवसेना का कैंडिडेट भी स्ट्रॉन्ग उन्होंने उतारा है। तो वो कहीं न कहीं ये गेम खेल रहे हैं कि अगर एनसीपी का भी जीत के आया तो वो अपने साथ ही रहेगा और शिवसेना का आया तो वो तो और बेटर है बीजेपी के लिए। वांद्रे इसकी अगर हम बात करें तो ज़ीशान सिद्दीकी एक अपने लिए सिंपैथी वेव लेने का ट्राई कर रहे हैं बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद। पर वो सीट वैसे ट्रेडिशनली सिद्दीकी की नहीं थी। वांद्रे वेस्ट जो सीट है, वहाँ पे बाबा सिद्दीकी लड़के आते थे। उनके पिछली बार इनको लड़ाना था तो बगल वाली सीट उनको दे दी गई और जो वोट स्प्लिट हुआ था वहाँ पे, तो हमने ये एनुअल समिट के साइडलाइंस पे जो राउंड टेबल किया था, उसमें ये काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था कि हुँ। बांद्रा ईस्ट में जो वोट स्प्लिट हुआ था 2019 में, क्योंकि शिवसेना की कैंडिडेट थी तृप्ति सावंत, जिनके पति पुराने शिवसैनिक रह चुके हैं। उनको वो सीट ना मिलने के कारण उन्होंने अपक्ष चुनाव लड़ा और वहाँ पे वो उनके कुछ 30,000 28-30,000 वोट वो लेके आई। तो उस स्प्लिट के वजह से वहाँ पे ज़ीशान सिद्दीकी चुन के आए। इस बार तृप्ति सावंत के पास सिंबल भी है और कहीं न कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि उनको आशीष शेलार जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ही एमएनएस के पास भेजा है। तो मनसे से वो चुनाव लड़ रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रही है वहाँ पे ज़ीशान सिद्दीकी के अगेंस्ट। तो मनसे की मुझे लग रहा है कि 2 से 3 सीट तो मुंबई में आ सकती है, जो अभी तक का नज़ारा दिख रहा है। अच्छा, तो ओवरऑल क्या दिखता है आपको? क्या रिपीट कर पाएगी बीजेपी पिछली वाली परफ़ॉर्मेंस यहाँ पे? मुंबई में बीजेपी का तो रिपीट होगा, शिवसेना का मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कम आ सकता है, क्योंकि 14 एमएलएज़ तो शिवसेना नहीं ला सकती फिर से उतनी पावर भी नहीं है शिवसेना के पास और क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं मुंबई में और मुंबई उनका क्योंकि बेस लोकेशन रहा है, तो वहाँ काफ़ी लॉयलिस्ट है अभी भी जो उद्धव ठाकरे के साथ है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी और शिवसेना मिला के कहीं न कहीं 22-23 का आंकड़ा छू सकती है मुंबई में। बाकी सीटें जो एमवीए अलायंस है उनको जा सकती है और कुछ 2 सीटें 2 से 3 सीटें एमएनएस को मिलेगी, ऐसा लग रहा है। अच्छा। अच्छा, एक ये बताएँ कि अभी जो ये खड़गे साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि खड़गे साहब के कहने के बाद में तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से मामला ही पलट जाएगा और उसके पहले भी जो है वो कई सारे लोगों में इनमें आपस में भी मतभेद चल रहे हैं। अगर गारंटी के ऊपर ही सारा का सारा दारोमदार है, तो गारंटी से फिर क्या होगा? जी, वैसे कांग्रेस की गारंटी तो कोई वैसे भी मानता नहीं और यहाँ पे कांग्रेस में इंटरनली कन्फ्यूजन हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ पे वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं फ्रीबीज़ के बारे में, वहाँ पे उनके अलायंस पार्टनर्स दूसरे स्टेट में फ्रीबीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं।
पर महाराष्ट्र का अगर हम देखें तो उनका स्टैंड पिछले 2-4 महीने से तो कंसिस्टेंट रहा है कि वो जो बीजेपी स्कीम्स लाई है, लाडली बहन हो या फार्मर का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो उन्होंने माफ किया है किसानों का, तो हुँ। वो के खिलाफ ही बोल रहे हैं पहले से। पर इसका मुझे लगता है ये तो बड़ी नेगेटिव। अजीब बात है, आप कर्नाटका में जाते हैं और वहाँ पर तरह-तरह की गारंटी अनाउंस करते हैं और महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि साहब कि ये इन लोगों ने जो किया है वो गलत है, हम इसको बदल देंगे। ये क कुछ समझ में नहीं आया, इस तरह की क्या बात है ये? जबकि जी, पूरा का वही। पूरा अगर देखा जाए तो इनका जो लोकसभा की जो सक्सेस है, उसमें से बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इन फ्रीबीज़ का है, फ्रीबी प्रॉमिसेस का है। अभी नहीं, 2019 में भी जो न्याय का उनका कहना था, न्याय लाएँगे और ये देंगे, वो देंगे, तो वो कांग्रेस का जो मोटो ही है वो फ्रीबीज़ पे, क्योंकि उनके पास बाकी मुद्दे तो है नहीं चुन के आने के लिए, तो वो ट्राई तो फ्रीबीज़ का ही कर रहे हैं, पर एक इंटरनल कन्फ्यूजन है। मुझे पता नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में ऊपर उनके लीडरशिप से पूछा था या नहीं स्टेटमेंट करने के पहले। पर महाराष्ट्र में तो कहीं न कहीं वो इस बात को ऑपोज़िशन ही कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो स्कीम का उनको दिख रहा होगा कि काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे आ रहा हो, क्योंकि जो 2 ढाई करोड़ महिलाएँ हैं जिनको इसका फ़ायदा मिला था और 4-5 हज़ार क कुछ लोगों को 7,500 रुपए पहले ही इलेक्शन से पहले उनके खाते में चले गए थे महिलाओं के। तो ये उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं उनके अगेंस्ट जा सकता है, इसलिए वो इसको टारगेट कर रहे हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है और ये स्कीम बंद हो जाएगी या हम बंद कर देंगे। और उन्होंने स्टे लाने की भी कोशिश की थी कि जो अगला ट्रांच है महिलाओं को जाने वाला, उसपे उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कह के स्टे भी लाया था। पर इससे मुझे लगता है कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे जो महिलाएँ हैं, उनमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रोष है, कांग्रेस और एमवीए के अगेंस्ट, क्योंकि ये नैरेटिव अभी चल रहा है ग्राउंड पे कि अगर महाविकास आघाड़ी सरकार में आ गई, तो ये जो पैसे मिलने हैं हमको, वो बंद हो जाएँगे। तो ये कांग्रेस के काफ़ी नेगेटिव में जा सकता है ये मामला। हाँ, ये तो लग रहा है। बाकी ये एक चीज़ और भी देखने को मिलती है, जैसे पुणे की जो सीटें हैं, पुणे की जो 21 सीटें हैं, उस 21 में से 11 सीटें बीजेपी को हैं और 9 सीटें एनसीपी को हैं। केवल 1 सीट शिवसेना को मिली है। जी। ऐसा क्यों है? सर, पुणे और आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे एनसीपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। तो पुणे का अगर नगर पालिका भी हम देखें या पिंपरी-चिंचवड भी देखें, तो वहाँ पे पहले से ही एनसीपी का बेस रहा है और वो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है पहले से। 2014 के बाद पहली बार यहाँ पे बीजेपी का बेस बना, और 14 में जो पुणे सिटी है, वहाँ पे जो 8 एमएलएज़ हैं, वो सारे के सारे बीजेपी से चुन के आए थे। 19 में थोड़ा-सा बीजेपी को सेटबैक मिला था और 8 में से 6 एमएलएज़ वहाँ पे आए थे और 2 जो है एनसीपी के आए थे। पर बाकी जो पुणे के आस-पास का एरिया है, वहाँ पे एनसीपी ने अभी भी अपना स्ट्रॉन्ग बेस मेंटेन रखा है और उनमें से काफ़ी एमएलए जो है वो अजित पवार के साथ है, जो स्टैंडिंग एमएलएज़ हैं। इसलिए बीजेपी जो है वो अपनी सीटें रख रही है और एनसीपी को जो उनके स्ट्रॉन्ग बेसेस है वहाँ पे लड़ने का उनको दिया गया है। पर शिवसेना जो है वो यहाँ पे पहले से ही इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, काफ़ी वीक बेस रहा है, इसलिए उनको सिर्फ़ 1 ही सीट मिली है यहाँ पे। हाँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे जो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है एक नाथ शिंदे का, जैसे ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, जी, तो ठाणे डिस्ट्रिक्ट में भी शायद 17 सीटें हैं 18 और 18 सीटें। ओके, तो इस 18 सीटों में से 18 सीटों में से भी ये केवल 11-12 पे ही लड़ रहे हैं। जी, ठाणे में भी क्योंकि वहाँ पे भी अगर हम देखें पिछले इलेक्शन का, तो बल्कि बीजेपी के 12-12 भी नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, केवल 7 सीटों पे लड़ रहे हैं जी, ठाणे में। वहाँ पे पिछली बार जो देखे हम इलेक्शन एनालिसिस, तो बीजेपी का ठाणे में परफॉर्मेंस शिवसेना से अच्छा था। मुझे हुँ, लगता है हुँ। कुछ 9 या 10 एमएलएज़ बीजेपी के चुन के आए थे वहाँ से और बाकी कुछ 7 9 और 7 ऐसा कुछ कैलकुलेशन था कि शिवसेना के 6-7 आए थे और बीजेपी के 9 आए थे, बाकी फिर एनसीपी के 1-2 आए थे जिसमें वो जितेंद्र आव्हाड वगैरह थे। तो ऑल्दो वो शिवसेना का स्ट्रॉन्ग बेस है, पर एमएलएज़ अगर हम देखें तो बीजेपी के वहाँ पे अच्छे खासे आए थे। तो इसलिए वहाँ पे भी उनको सीट शेयरिंग में अपने जो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। विदर्भ की स्थिति क्या है? सर, विदर्भ में तो फडणवीस को चैलेंज करने के लिए काफ़ी ट्राई कर रही है कांग्रेस, काफ़ी नैरेटिव्स भी वहाँ पे फैलाए जा रहे हैं कि
नितिन गडकरी देवेंद्र फडणवीस से नाराज़ है या बीजेपी के नेतृत्व से नाराज़ है और शायद फडणवीस को इलेक्शन के बाद हटाया जाएगा। पर अगर हम तह में जाएँ उन क्लेम्स के, तो ऐसा लगता है कि एक पूरा एक जो नैरेटिव बनाने का कोशिश कर रही है कांग्रेस, वो पूरा का पूरा फेक है। क्योंकि फडणवीस की अगर हम पॉलिटिकल करियर देखें, तो उसमें नितिन गडकरी का उन उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और जब से उन्होंने इलेक्शन लड़ना स्टार्ट किया था 99 से, तो अब तक ऐसा एक भी इलेक्शन नहीं है जहाँ पे नितिन गडकरी उनके साथ फॉर्म भरने ना गए हों और इलेक्शन से पहले नितिन गडकरी के घर पे जाके देवेंद्र फडणवीस का ऑक्शन ना हुआ हो। तो विदर्भ में वैसे फडणवीस की पोजीशन तो स्ट्रांग है और जातीय समीकरण जो बैठ रहा है अभी, तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि लोकसभा में काफ़ी फैक्टर्स थे जो हमने अभी भी डिस्कस किए, तो वो बीजेपी के अगेंस्ट थे, पर अभी जून के बाद काफ़ी कुछ बदला है और विदर्भ में भी काफ़ी स्ट्रांग कमबैक बीजेपी कर सकती है। इनफैक्ट मराठवाड़ा में भी जहाँ पे बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और सिर्फ़ 1 सीट महायुति की आई थी वहाँ से शिवसेना की संभाजीनगर से। तो वहाँ पे भी अगर हम देखें तो कास्ट पॉलिटिक्स काफ़ी अच्छी तरीके से बीजेपी ने प्ले किया है और मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है, वो वहाँ पे मराठा कैंडिडेट्स बीजेपी ने दिए हैं। तो वो मराठा वर्सेस मराठा फाइट होगी और वोट स्प्लिट भी जो होगा मराठा का, तो उसमें बीजेपी के पास क्योंकि ओबीसी बैकिंग काफ़ी अच्छा है, तो महायुति का कैंडिडेट चुन के आने की संभावना वहाँ पे ज़्यादा है। जी, तो काफ़ी ठीक-ठाक सा मामला ये लगता जा रहा है। लेकिन जो टॉप कॉन्टेस्ट्स हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? आदित्य ठाकरे वर्सेस मुरली देवरा। सर आदित्य ठाकरे 2019 के बाद ये मान के चल रहे थे कि ये सीट उनकी फिक्स ही रहेगी और वहाँ पे कुछ काम तो उन्होंने किया नहीं, जैसे कि राजपुत्र होता है, वो कांग्रेस की जो परंपरा आती चली आती है कि जो फैमिली सीट होती है वहाँ पे काम करें ना करें, उनको लगा कि वहाँ से जीत के ही आएँगे। पर बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो एमएनएस के जो नेता है संदीप देशपांडे, वो ग्राउंड पे काफ़ी काम कर रहे थे। बीच में उन्होंने एक वर्ल्ड विजन का एक प्रोग्राम भी किया था। आदित्य ठाकरे को ये लग रहा था कि वहाँ से कोई चैलेंज नहीं आएगा क्योंकि पिछली बार भी एमएनएस ने वहाँ पे कैंडिडेट नहीं दिया था और उनका जो फिक्स वोट वोट बैंक है 30-35 हज़ार वोटों का, वो उनके पास चला गया था। पर इस बार क्योंकि एमएनएस भी अच्छी खासी ताकत से वहाँ पे उतर रही है, तो मराठा वोट या मराठी वोट जो है वो वहाँ पे स्प्लिट हो सकता है और क्योंकि नॉर्दर्न पॉपुलेशन भी वहाँ पे ज़्यादा है, तो जो नॉर्दर्न वोट बैंक है वो एक साथ शिवसेना के जो कैंडिडेट है, मिलिंद देवड़ा, उनके पास जा सकता है। तो ये एक तरीके से लग रहा है कि अंबानी फैमिली भी थोड़ी-सी जो है ठाकरे फैमिली पे नाराज़ है और इसलिए हुँ। मिलिंद देवड़ा जो अंबानी के काफ़ी ख़ास माने जाते हैं, उनको वहाँ से उतारा गया है एकनाथ शिंदे के पार्टी द्वारा। पहले ऐसा चल रहा था कि शायना एनसी शायद वहाँ से कंटेस्ट करे, पर हुँ। अब लगता है कि द बिगर गाइज़ आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग आदित्य ठाकरे पे। ओह! वेरी गुड। अच्छा ये आपके जो मुंबा देवी की जो सीट है जिसमें शाइना एनसी लड़ रही हैं और आईएनसी के अमीन पटेल हैं, ये इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे वैसे शायना एनसी के जीतने के चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि अमीन हुँ। पटेल वहाँ से 2-3 बार चुन के आए हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन भी वहाँ पे अच्छा खासा है। पर जो बीच में अभी विधान किया था इन्होंने, अरविंद सावंत ने शायना एनसी के खिलाफ कि ये तो इम्पोर्टेड माल है और ये बाहर से आई हुई है। तो वो कहीं न कहीं अगर सिम्पैथी वेव अगर उनके साथ आई तो उनके चांसेस बढ़ सकते हैं। पर ये शिवसेना का जो एंटी हिंदू जो उनका स्टैंस है और जो हिंदू बेटियों को माले-गनीमत देखने का उनका जो नज़रिया है और वो ऐसे सीट पे जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेशन है, तो कहीं न कहीं वो मेरे ख़्याल से मुस्लिम्स को एक सिग्नल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर हिंदू वोट वहाँ पे पोलराइज़ हो जाए, तो शायना एनसी वहाँ से जीत सकती है, ऐसा लग रहा है। पर ओवरऑल चांसेस थोड़े से ब्लीक है उनके फ़ेवर में। जी, वांद्रे वेस्ट के बारे में क्या कहेंगे जहाँ आशीष शेलार वर्सेस आसिफ ज़करिया है? सर आसिफ ज़कारिया वहाँ से 2 इलेक्शन से ट्राई कर रहे हैं, पर आशीष शेलार काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेता है और बाबा सिद्दीकी को हरा के वहाँ से आए हैं और 25-26 हज़ार वोटों से वहाँ से जीत के आते हैं। मुंबई में उनके कनेक्शंस भी अच्छे हैं, बाकी स्टार्स के साथ भी अच्छे हैं और ग्राउंड पे भी अच्छे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आसिफ ज़कारिया कुछ भी कॉम्पिटिशन दे पाएँगे उनको। आशीष शेलार अच्छे खासे मार्जिन से वहाँ से भी जीत के आ सकते हैं। ओके।
अच्छा, एक ये प्रेस्टीज कॉन्टेस्ट बना रखा है जितेंद्र आव्हाड के सामने, और एनसीपी ने भी एक मुसलमान को टिकट दिया है मुंब्रा खालवा में, नजीब मुल्ला करके। ये क्या है, इसको क्या कैसे कहेंगे आप? सर मुस्लिम टिकट देने से मुझे लगता है इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा वहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम वोटिंग जो है अगर हम पहले से देखें तो वो काफ़ी एक स्मार्ट तरीके से वोट करते हैं। अगर उनको लगे कि यहाँ पे काफ़िर है, पर वो अगर मुसलमान से ज़्यादा अपने काम आने वाला है, तो वो काफ़िर को भी उस वक़्त वोट देने के लिए पीछे नहीं देखेंगे। और जितेंद्र आव्हाड तो एक तरीके से क्रिप्टो मुस्लिम ही है। वो बाहर आके भी जो स्टेटमेंट्स देते हैं, घर में भले जब शरद पवार का आशीर्वाद लेने गए थे, तो वहाँ पे मंत्र उच्चारण चल रहा था, पर बाहर आके वो कहने लगे कि मैं बस अल्लाह से डरता हूँ। तो वो हम्म। कहीं न कहीं थोड़ा-सा जो है मुल्लों से ज़्यादा इस्लामी बनने की कोशिश करते हैं, और मुस्लिम वोट बैंक क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा उनके फ़ेवर में है, तो मुझे लगता है वहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन नहीं होगा। जितेंद्र आव्हाड वो सीट निकाल सकते हैं। अच्छा, आपके वेस्टर्न महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है, क्या रहेगा? जो वहाँ पर तो एनसीपी बीजेपी वर्सेस शरद पवार जो चलेगा, तो शरद पवार एक बार फिर से जो अपना हर बार वो विक्टिम कार्ड खेल के निकल जाते हैं, इस बार फिर से उनका चल जाएगा क्या विक्टिम कार्ड? विक्टिम कार्ड तो ट्राई कर ही रहे हैं। इनफैक्ट आज भी जो दीपावली पाड़वा पे वो हर साल एक कार्यक्रम होता है शरद पवार का कि उनके घर पे सारे जो एनसीपी के कार्यकर्ता है वो मिलने जाते हैं। इस बार क्योंकि एनसीपी स्प्लिट हो गई है, तो अजीत पवार ने अपना काटेवाड़ी में अलग से कार्यक्रम रखा है। गोविंद बाग में शरद पवार के पार्टी वाले गए हैं, अजीत पवार के पार्टी वाले यहाँ आए हैं। तो इस बार भी उन्होंने वो विक्टिम कार्ड करने की कोशिश की है कि हर साल इतने सालों से ये परंपरा चली आई है कि यहाँ पे आते हैं, पर अजीत पवार को टाइम नहीं मिल पा रहा कि वो यहाँ पे आके मिले। तो वो थोड़ा-सा वैसा ट्राई कर रहे हैं, पर अजीत पवार के पास भी अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। 7 घंटे से वो स्टेज पे खड़े हैं और अभी तक लोगों का जमावड़ा जो है वहाँ पे से कम नहीं हो रहा है, और लोग इनफैक्ट आके उनको काफ़ी एप्रिशिएट कर रहे हैं। और बारामती का अगर हम देखें हम्म। तो ये विक्टिम कार्ड वाला मामला वहाँ पे इतना चलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन जो है उनका एक फिक्स पैटर्न रहा है काफ़ी सालों से, 30-35 सालों से कि और इनफैक्ट शरद पवार रिटायर हुए जब हम्म। इलेक्शन से सुप्रिया सुले कंटेस्ट कर रही है, तो तब से अगर हम देखा जाए तो उनका एक फिक्स रहता है कि जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें ताई होगी, और जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें दादा होंगे। तो जो बारामती का वोटिंग पैटर्न देखें तो 19 में भी अगर बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी देखें तो वहाँ पे भी सुप्रिया सुले को लीड थी। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अजीत पवार अपनी पत्नी के लिए लीड लेके आए, जो खड़कवासला कॉन्स्टिट्यूएंसी थी बीजेपी की। वहाँ पे बीजेपी हम्म। के तो लोकसभा में तो वो है, पर अगर विधानसभा में देखें तो पिछले इलेक्शन का देखें तो करीबन 85% मार्जिन से वो जीत के आए थे। 1,65,000 वोट विधानसभा में लेके आना और उतने मार्जिन से जीतना, 1,95,000 वोट उनको मिला था और 1,65,000 वोटों के मार्जिन से वो जीते थे। तो उस मार्जिन को मुझे नहीं लगता योगेंद्र पवार कुछ छेड़ पाएँगे। हाँ, वो कम ज़रूर कर पाएँगे और उसी में वो शायद अपनी विक्ट्री बना सकते हैं कि अगर 1,65,000 का मार्जिन है, उसको अगर वो 1,80,000 तक लेके आए, तो उसमें वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर सकते हैं। पर ऐसे अजीत पवार को वहाँ पे हराना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। और बाकी अगर वेस्टर्न महाराष्ट्र देखें, तो जो कैंडिडेट अजीत पवार के साथ आए हैं, वो काफ़ी अ, ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने खुद के पावर पे जीत के आते हैं। तो वो अगर अपक्ष भी खड़े होते हैं तो उनको मतलब 10-20 हज़ार वोट कम मिलेंगे, पर उनका एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। तो अजीत पवार के साथ आने के बाद और अगर इसमें काफ़ी डिपेंड करेगा कि बीजेपी और शिवसेना का वोट बैंक काफ़ी ट्रांसफ़र होता कितना ट्रांसफ़र होता है। तो अगर वो ठीक-ठाक तरीके से ट्रांसफ़र हो गया तो मेरे ख़्याल से शरद पवार को इतनी सीटें नहीं आएँगी वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी। हाँ, क्योंकि जो मैक्सिमम सीट्स जो है वो या तो आपके उसमें आती हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र में आती हैं, या फिर मुंबई कोंकण रीजन में आती हैं। जी, लगभग 80 सीटें मुंबई कोंकण रीजन में आती हैं, 70 सीटें लगभग वेस्टर्न महाराष्ट्र में आती हैं। बाकी की आपकी विदर्भ में, मराठवाड़ा में, और जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र या खानदेश जिसको कहते हैं, उसमें बढ़ती है। जी।
तो कोई ऐसा रीजन है जिसमें कांग्रेस की या एमवीए की स्पष्ट लीड दिख रही हो? मराठवाड़ा में थोड़ा-सा अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि मनोज जरांगे जो है वो कह रहे हैं कि वो 2 से 3 तारीख को अपना डिक्लेयर करेंगे कि कौन से कैंडिडेट को सपोर्ट देना है। तो एक बार उनका डिक्लेरेशन आ जाए तो फिर वो थोड़ा-सा पिक्चर क्लियर होगा कि मराठवाड़ा या विदर्भ सेगमेंट में क्या हो सकता है। पर वेस्टर्न महाराष्ट्र है, थाने है, कोंकण है, वहाँ पे तो मेरे ख्याल से महायुति की ही लीड है। मुंबई में भी महायुति की लीड है। मराठवाड़ा, विदर्भ में थोड़े से चांसेस है महाविकास आघाड़ी के, पर वो भी एक बार मनोज दरांगे अपना सपोर्ट डिक्लेयर कर दे, उसके बाद थोड़ा-सा पिक्चर क्लियर होगा। अरे पर मनोज वैसे जरांगे की समस्या क्या है? मनोज जरांगे को क्या लिफ्ट नहीं दी? वो लड़ना चाहते थे शरद पवार की पार्टी से। क्या बात क्या हुई है? आखिरकार उनका क्या किस तरह का एंगेजमेंट चल रहा है? एंगेजमेंट या डिसएंगेजमेंट? क्या वो नाराज हैं एमवीए से? एमवीए से तो नहीं, पर मुझे लगता है कि पहले से ही अगर मनोज दरांगे का आंदोलन देखें तो वो स्टार्ट होता है कि जब बीजेपी पावर में आती है, और जब शरद पवार सत्ता में हो तो वो अपने आप खत्म हो जाता है। तो वो ऐसा कहीं न कहीं लग रहा था कि वो शरद पवार के ही एक खड़े किए हुए उम्मीदवार है। पर अब जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, तो जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। वैसे अगर महाराष्ट्र में 2 मराठा नेता बड़े हो जाए, तो वो हुँ। कहीं न कहीं शरद पवार के लिए खतरा है। क्योंकि उनकी जो इमेज है इतने 30-35 सालों से, 40 सालों से, वो एक मराठा डोमिनेंट नेता के रूप में उनकी इमेज है। अगर उसको चैलेंज करने वाला कोई दूसरा नेता आ जाए, भले ही वो अपने खुद का नेता हो, तो वो शरद पवार को कहीं न कहीं अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने, मुझे लगता है, ही हैज़ बीन कट टू साइज़ बाय शरद पवार, और जो उनके इरादे थे इलेक्शन में लड़ने के या बाकी जो करने के, तो शरद पवार ने उसपे पानी फेर दिया है। अष्टी जो मनोज दरंगे का अ, जो सीट थी अ, यहाँ पे बीट साइड में, वहाँ पे शरद पवार ने ऐसी खेल खेला है कि जो मनोज दरांगे हिल भी नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी का वहाँ पे जो कैंडिडेट है महायुति का, वो है मराठा, और उनके अगेंस्ट शरद पवार ने जो कैंडिडेट दिया है वो मुस्लिम। तो अगर मनोज दरांगे शरद पवार को सपोर्ट करते हैं, तो वो खुद को ही एक्सपोज़ करेंगे कि वो मराठा को गिराने के लिए मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से मुझे लगता है ये शरद पवार ने ही साजिश की है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि शरद पवार से वो जो अमेरिका का स्टेटमेंट था हेनरी किसिंजर का कि बीइंग अ एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस बट बीइंग अ हुँ, फ्रेंड इज फेटल थिंग। तो वैसे ही हुँ, शरद पवार के साथ भी है कि बीइंग अ एनिमी ऑफ शरद पवार इज डेंजरस बट हुँ। बीइंग अ फ्रेंड इज फेटल। तो वैसे थोड़ा-सा की स्थिति लग रही है अभी। वो भाऊ कहते हैं ना कि जिसके शरद पवार ने जिससे जिससे दोस्ती की उसको खत्म किया। इनफैक्ट जो उद्धव ठाकरे की भी जो न्यूज़ आई थी बीच में कि वो महायुति के साथ जाएँगे, वो भी शरद पवार ने ही चलाई थी, उनके मीडिया ग्रुप ने चलाई थी। तो शरद पवार ऐसे करते रहते कि एक साइड से वो सपोर्ट करते, दूसरे साइड से अपोज़ करते, तो लोगों को समझ में ही नहीं आता कि वो एक्चुअल में उनका स्टैंस क्या है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने की उनकी पहले से आदत है। अच्छा, हिंदुत्व का फैक्टर कैसा चल रहा है? बटेंगे तो कटेंगे जो है वो सभी जगह चल रहा है। हमारे मोदी जी ने भी कह दिया एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इधर आपके श्री श्री श्रीमंत उद्धव ठाकरे जी जो हैं, वो तो पूरी तरह से दीपावली, दीपोत्सव का ही विरोध करना आरंभ कर चुके हैं और कह रहे हैं कि साहब कि कुर्बानी है, हो रही है तो अगर कुर्बानी नहीं होगी तो लाइटिंग भी नहीं होगी। जैसे कि रक्त बहाना और लाइट जलाना एक ही बात है। तो ये फैक्टर्स जो हैं, इनका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? जी, बटेंगे तो कटेंगे ये नारा बिल्कुल महाराष्ट्र में भी चल रहा है, और यूपी के बाय इलेक्शन के बाद योगी जी की यहाँ पे रैली है। मोदी जी भी अभी शायद 6 तारीख के बाद से महाराष्ट्र में रैली करेंगे, तो वो फैक्टर और बढ़ेगा। और जो महाराष्ट्र की जनता ने पिछले 5 साल में अनुभव किया है, जो उद्धव ठाकरे का स्टांस है, वो हिंदुत्व की भूमिका से लेके पूरा ही जो 180 डिग्री शिफ्ट हुआ है मुस्लिम अपीज़मेंट की तरफ। तो वो म अज़ान की कॉम्पिटिशन करवाना हो, टीपू सुल्तान के नाम से गार्डन का नाम रखना हो, या फिर अभी दीपावली का अगर हम देखें, तो नवी मुंबई में
जो तळोजा साइड में जो सोसाइटी है, वहाँ पे कुछ हिंदू लोगों ने वहाँ पे दीपावली के लिए सोसाइटी में लाइटिंग करने की एक चेष्टा की थी। वहाँ पे जो दीनदार लोग हैं, उनको ये पसंद नहीं आया कि सोसाइटी की लाइटिंग हो रही है दीपावली के दिन, तो उनको लगा कि ये दारुल इस्लाम में ये कैसा ये हो जाएगा, काफ़िरों का वर्चस्व हो जाएगा, तो उन्होंने उसको अपोज़ किया। तो उद्धव ठाकरे का ये कहना था कि क्योंकि उस सोसाइटी में कुर्बानियाँ अलाउड नहीं है, तो लाइटिंग भी अलाउड नहीं होनी चाहिए। अब कुर्बानी क्या एक अलग विषय है, वो आप सोसाइटी में पूरा रक्तपात करेंगे, ये बच्चों के मेंटल स्टेट पे भी अफ़ेक्ट करता है, अगर वो सामने देखे कि सोसाइटी में नीचे पार्किंग में किसी एक बकरे की जान ली जा रही है। लाइटिंग से तो क्या होता है, मतलब सभी लाइटिंग करते हैं, पर उसका भी उद्धव ठाकरे का विरोध कर रहे हैं, दीपोत्सव का विरोध कर रहे हैं मनसे का। हालाँकि अगर हम वीडियोज़ देखें तो मनसे ने काफ़ी ज़ोरों-शोरों से वो जो दीपोत्सव था वो सेलिब्रेट किया। पर यहाँ पे उद्धव ठाकरे के सेना का कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा एक्सपोज़ हो रहा है उनका स्टैंड। कांग्रेस आए दिन सावरकर को गालियाँ देती है, उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोलते। जो हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं, उस पे उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोलते। पर मुसलमानों की बात आती है, तब वो खड़े हो जाते हैं कि नहीं भई, हम वक्फ एक्ट को कुछ नहीं होने देंगे। तो ये जो लैंड जिहाद का भी मुद्दा है, ये भी यहाँ पे चल रहा है। अगर हम देखें वक्फ प्रॉपर्टीज़, तो हुँ। महाराष्ट्र में एनुअली 1,500 एकड़ वक्फ लैंड ग्रैब होता है, हर साल। और अगर हम 1960s से देखें, तो मुझे लगता है 90,000 प्लस हेक्टेयर लैंड वक्फ ने महाराष्ट्र में रखा हुआ है। तो ये भी कहीं न कहीं लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे के साथ जाएँगे, तो इसमें हिंदुओं को कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये बटेंगे तो कटेंगे नारा मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी हिट होगा, और अभी भी है, पर अभी जैसे योगी जी आएँगे, मोदी जी आएँगे, और जैसे और प्रचार को आरंभ होगा 5-6 तारीख के बाद, उसके बाद से ये और पिक होगा। पर अगर हम देवेंद्र फडणवीस की सभाएँ देखें या उनके इंटरव्यूज़ देखें, तो वो पहले से ही ये हाइलाइट कर रहे हैं, लैंड जिहाद का मुद्दा हो, वोट जिहाद का मुद्दा हो, या बाकी भी जो मुद्दे हैं। तो बीजेपी कहीं न कहीं से हिंदू हिंदू लोगों को एकजुट रखने के लिए जो समस्याएँ हैं, जो नॉर्मल कॉमन हिंदू फेस करता है, उस पे हाइलाइट करके मुझे लगता है ये फिर से यूनाइट करेंगे हिंदू फ़ोर्स को, और बाद में योगी जी आने के बाद तो और ही होगा। अच्छा, राज ठाकरे का क्या फैक्टर है? वो भी काफ़ी सीटें लड़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 200 सीट्स लड़ रहे हैं। हाँ, मेरे ख़्याल से वो कुछ 150 के ऊपर 160 या कुछ ऐसे सीटें लड़ रहे हैं। पर उसपे विनेबिलिटी फैक्टर कितना है, ये कुछ कह नहीं सकते। मेरे ख्याल से अगर इफ ऑल गोज़ गुड, ही कैन विन ऑलमोस्ट लाइक 4-5 सीट्स, बट उससे ज़्यादा राज ठाकरे जीतेंगे ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि कुछ उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं जहाँ पे वो सेकंड आए थे, या फिर जैसे थाने में एक है अविनाश जाधव, उनको फिर से सीट दिया गया है थाने सिटी में। तो उनको पिछली बार भी 80,000 वोट मिले थे, और कोरोना में उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो अगर आ गए तो उनका एक चांस है, बाकी तृप्ति सावंत है। कल्याण में जो उनके स्टैंडिंग एमएलए राजू पाटिल, वो आ सकते हैं, और माहिम का सीट है। तो ये 4 सीटें मुझे लग रही है जहाँ पे राज ठाकरे जीत सकते हैं। बाकी जगह पे मुझे नहीं लगता इतना इम्पैक्ट आएगा। उनको भी पता है कि इतनी सीटें आनी संभव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कहीं न कहीं वो बस इस बार टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में मनसे का वोट बेस कितना बचा है, और अगले चुनाव में वो क्या कर सकते हैं। अगर हम उनके इंटरव्यूज़ भी देखें, तो वो थोड़े से कॉन्फिडेंट वैसे लग रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। वो कह रहे हैं कि 2029 में मनसे की सरकार आएगी, और इस बार हम सरकार में सहभागी होंगे। पर अगर वो इस इलेक्शन के बाद अगर रेगुलर रहे, तो उद्धव ठाकरे का जो वोट बैंक है, जो मराठी वोट बैंक है, और जो ठाकरे सरनेम के लिए लॉयल है, कि बाळा साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे उनके क्योंकि नेता है, और बाद में शिवसेना का साइन वहाँ पे चला गया। तो ऐसे कुछ जो कार्यकर्ता जो एकनाथ शिंदे से तो नाराज़ है, पर मन से वो दिल से कहीं न कहीं कट्टर मराठी, कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पे है, पर एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाना चाहते। उनको राज ठाकरे एक अलग उनके लिए ऑप्शन हो सकता है इस इलेक्शन के बाद। तो एक्चुअली अगर हम देखें, तो राज ठाकरे इज़ एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर 2029 इफ वी मस्ट से। देखा गया था लोकसभा में कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे है, यूबीटी, उसका जो वोट परसेंटेज था, उस आप ये देखें, जो 18% के लगभग वो हमेशा लाते रहे हैं वोट, तो उसमें से 13% के आसपास, 13-14% जो है वो
चला गया एकनाथ शिंदे के पास। तो जो बाकी उनके पास 4 साढ़े 4% जो वोट बैंक बचा हुआ है, उसमें से भी आप देख रहे हैं क्या कि कुछ और शिफ्ट हुआ है लोकसभा इलेक्शन के बाद? मुंबई में तो मुझे नहीं लगता, बाकी जगहों पे शिफ्ट हो सकता है, पर मुंबई में तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। उद्धव ठाकरे का जो लॉयल वोट बेस है, वो उनके साथ रहेगा। थोड़ा बहुत स्प्लिट हुआ तो एकनाथ शिंदे के साथ नहीं, पर वो राज ठाकरे के साथ जा सकता है। हाँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी जो एसएसयूबीटी है, हुँ। ये काफ़ी सीटें विदर्भ में लड़ रही है। अब विदर्भ में इसका क्या क्या इसकी हैसियत है, जो ये इतनी सीटें लड़ने का प्रयास कर रही है? सर वो जो उनका फ़ॉर्मूला तय हुआ है कि जो सबसे ज़्यादा सीट जीतेगा उसका चीफ मिनिस्टर बनेगा। और उद्धव ठाकरे का अगर हम पिछले 5 साल से ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ है, चीफ मिनिस्टर बनना। तो वो कहीं न कहीं ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ी जाए, और अगर ज़्यादा सीट लड़ेंगे तो विनिंग चांसेस ज़्यादा होंगे। बस इसी कारण से वो अभी कुछ आई थिंक 96 सीट्स टोटल लड़ रहे हैं, कांग्रेस 102 कुछ लड़ रही है। तो बस उसी फैक्टर पे वो लड़ रहे हैं। शरद पवार को अगर हम देखें तो उन्होंने एक तरीके से स्मार्ट गेम खेला है। वो 88 सीट लड़ रहे हैं, पर ऐसी सीटें हैं जहाँ पे उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा आ सकता है। पर अगर हम उद्धव ठाकरे का देखें तो इंटरनल सर्वेस भी ये कह रहे हैं कि वो 35 से 40 सीट के ऊपर नहीं ला सकते। हाँ, लेकिन अगर आप देखें तो जैसे नागपुर जिला है और नागपुर में लगभग 12 सीटें हैं। यहाँ केवल 1 सीट लड़ रही है ये। वहाँ पे कांग्रेस ने उनको दी ही नहीं सीट। और भंडारा, गोंडिया, गढ़चिरौली में 0 सीट है। चंद्रपुर में भी 0 सीट है, मतलब पूरा का पूरा जो वो आपका नक्सल वाला एरिया है, उसमें 0 सीट दी गई है इनको। 1 हुँ। सीट यवतमाल में दे दी गई है और 1 सीट नांदेड़ में दे दी गई है। हिंगोली में इन्होंने 3 में से 2 सीट ले ली हैं। परभनी में 3 सीट ले ली हैं इन्होंने, 2 सीट ले ली हैं परभनी में। जालना खैर औरंगाबाद तो ये मराठवाड़ा। इनका गढ़ है। लेकिन ये एक और चीज़ जो है वो मुझे पूछनी है आपसे कि ये जो संभाजी नगर वाला जो औरंगाबाद अभी भी नोटिफाइड तो औरंगाबाद ही है। तो ये जो औरंगाबाद का रण होगा, इसमें कौन जीतेगा? दोनों शिवसेना इसको अपना-अपना गढ़ बता रही है। सर अगर हम ट्रेडिशनल वोट बैंक देखें तो वो काफ़ी हद तक एकनाथ शिंदे के साथ शिफ्ट हुआ है। तो जो मराठी हिंदुत्व वाला वोट बैंक है वो एकनाथ शिंदे के साथ रहेगा। अगर उद्धव ठाकरे का हम देखें तो वो इसी पर बेट कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट उनके पास आ जाए। पर अगर संभाजी नगर का देखें तो वहाँ का जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी ने भी कैंडिडेट दिया है, एमआईएम ने भी कैंडिडेट दिया है। तो मुस्लिम वोट 3 पार्टियों में स्प्लिट होगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी, समाजवादी पार्टी और एमआईएम। तो इन 3 पार्टियों में मुस्लिम वोट स्प्लिट होगा, और मराठा वोट मुझे लगता है 60-70% एटलीस्ट एकनाथ शिंदे के पास जाएगा। जो 20-30% अभी कुछ शिवसैनिक बचे हैं उद्धव ठाकरे के पास, वो उनको मिलेगा। तो अपर हैंड तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे के पास ही आएगा, क्योंकि अगर हम ओवरऑल मराठवाड़ा से भी देखें, तो एक संभाजी नगर की ही सीट थी जहाँ पे महायुति को यहाँ पे फ़ायदा मिला था पिछले लोकसभा चुनाव में। तो इस बार भी मेरे ख़्याल से शिवसेना का जो ओरिजिनल शिवसेना है एकनाथ शिंदे की, उनका अपर हैंड है उस एरिया में। एकनाथ शिंदे वाली। जी। ओके। ये यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि एसएसयूबीटी लड़ रही है 5 पर। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पर। 6 पर लड़ रही है। और एसएचएस यानी एकनाथ वाली जो है, ये लड़ रही है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6, 6 मतलब ये सभी जगह पर एसएसयूबीटी वर्सेस एचएसएस की लड़ाई है। और कांग्रेस जो है और बीजेपी की लड़ाई है।
ये जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है औरंगाबाद में। यानी 6 वर्सेस 6, ये एकनाथ शिंदे वर्सेस यूबीटी की लड़ाई है औरंगाबाद। जी, वहाँ पे अभी वही जो अगर मनोज जरांगे फैक्टर इतना पावरफुल होता है और अगर वो ओपनली सपोर्ट डिक्लेयर करते हैं उद्धव ठाकरे कैंडिडेट्स को, तो ही उनके विनिंग चांसेस है। पर अगर सिर्फ वो मेजरली मुस्लिम वोट बैंक पे रिलाई करे और मतलब थोड़ा बहुत अगर शिफ्ट हो जाए, तो वो इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पाएँगे उद्धव ठाकरे वहाँ पे। और नासिक में एनसीपी को 7 सीटें मिली हैं 15 में से। जी। एनसीपी मतलब अजीत पवार। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। नहीं, नासिक में क्योंकि छगन भुजबल एक स्ट्रॉन्ग नेता है वहाँ के और वहाँ पे उनका बेस भी काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए नासिक साइड में एनसीपी का बेस वैसे अच्छा है। वहाँ पे पर एमएनएस भी लड़ रही है। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अगर छगन भुजबल को वोट ना देना हो और इनको भी वोट ना देना हो एमवीए को, तो वो एमएनएस की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं क्योंकि अगर हम 2009 का रिज़ल्ट देखें, तो मनसे के जो उम्मीदवार आए थे उसमें से नासिक से भी काफ़ी उम्मीदवार थे। तो कहीं न कहीं यहाँ पे भी अगर वैसे वोटर्स में संभ्रम हो कि ना छगन भुजबल के साथ जाना है, ना एमवीए के साथ जाना है, तो एमएनएस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे उनको। ओके। तो चलिए आज की चर्चा को तो अब यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। कल हो जाएगा इनका विड्रॉल। विड्रॉल के बाद फिर से जो नई 4th स्थिति बनेगी 4th उसमें लास्ट फिर डे है। जी? 4th है लास्ट डे आई थिंक। हाँ, 4th है। कल परसों हो जाएगा इनका विड्रॉल, तो उसके बाद फिर और भी स्थिति स्पष्ट होगी, तो उसके बाद फिर बात करेंगे आपसे। बहुत-बहुत धन्यवाद वरुण को भी और बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों को भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।